आज मैं आपको सुनाऊंगी के अब्बास की कहानी भोली। यह एक छोटी सी बच्ची की कहानी है जिसका नाम सुलेखा था। तो आइए सुनते हैं इस कहानी को। उसका नाम सुलेखा था, परंतु उसके बचपन से सभी उसे भोली बुद्धू कहकर पुकारते थे। वह रामलाल नंबरदार की चौथी बेटी थी। जब वह 10 महीने की थी, वह अपने सिर के बल चारपाई से नीचे गिर गई और शायद इससे उसके मस्तिष्क का कोई भाग क्षतिग्रस्त हो गया था। यही कारण है कि वह पिछड़ी हुई बच्ची रह गई और भोली बुद्धू के नाम से जानी जाने लगी। जन्म के समय बच्ची बहुत गोरी और सुंदर थी, लेकिन जब वह 2 वर्ष की थी, उस पर चेचक का आक्रमण हुआ। केवल आंखें ही सुरक्षित बच पाई, परंतु संपूर्ण शरीर स्थायी रूप से गहरे काले चेचक के दागों से विकृत हो गया। 5 साल की उम्र तक नन्ही सुलेखा बोल भी ना पाई और अंत में जब उसने बोलना सीख लिया, वह हकलाने लगी। अन्य बच्चे हमेशा उसका मजाक उड़ाते थे और उसकी नकल उतारते थे। इसी वजह से वह बहुत कम बोलती थी। रामलाल के 7 बच्चे थे, 3 बेटे और 4 बेटियां, और भोली उनमें सबसे छोटी थी। यह एक समृद्ध किसान का कुटुंब था और वहाँ खाने पीने के लिए भरपूर था। भोली को छोड़कर सभी बच्चे स्वस्थ और हुष्ट पुष्ट थे। बेटे विद्यालयों में अध्ययन करने के लिए नगर भेज दिए गए थे और बाद में कॉलेजों में। बेटियों में सबसे बड़ी राधा का विवाह पहले ही हो चुका था। दूसरी बेटी मंगला का विवाह भी तय किया जा चुका था और जब वह संपन्न हो गया, रामलाल को तीसरी बेटी चंपा के बारे में सोचना था। वे सभी दिखने में अच्छी स्वस्थ लड़कियां थीं और उनके लिए वर ढूंढना मुश्किल नहीं था, लेकिन रामलाल को भोली के बारे में ज़्यादा चिंता थी, क्योंकि वह ना तो सुंदर थी और ना ही बुद्धिमान थी। जब मंगला का विवाह हुआ, भोली की आयु 7 वर्ष थी। उसी वर्ष उनके गांव में लड़कियों के लिए एक प्राथमिक विद्यालय खोला गया। तहसीलदार साहब उसका उद्घाटन करने आए थे। उन्होंने रामलाल से कहा, राजस्व अधिकारी के तौर पर तुम इस गांव में सरकार के प्रतिनिधि हो और इसलिए तुम्हें ग्रामवासियों के समक्ष एक उदाहरण रखना होगा। तुम्हें अपनी बेटियों को विद्यालय अवश्य भेजना चाहिए। उस रात जब रामलाल ने अपनी पत्नी से सलाह मांगी, वह चिल्लाई, क्या तुम मूर्ख हो? यदि लड़कियां स्कूल गई तो उनसे विवाह कौन करेगा? लेकिन तहसीलदार की अवज्ञा करने की हिम्मत रामलाल में नहीं थी। अंत में उसकी पत्नी बोली, मैं आपको बताऊंगी कि क्या करना है। भोली को स्कूल भेज दो। जैसी स्थिति है, उसके विवाह की संभावना भी कम है, क्योंकि उसका चेहरा भी कुरूप है और उसकी समझ में भी कमी है। विद्यालय के शिक्षकों को उसकी फिक्र करने दो। अगले दिन रामलाल ने भोली का हाथ पकड़ा और बोला, मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें विद्यालय ले चलूँगा। भोली डर गई। उसे पता नहीं था कि स्कूल कैसा होता है। उसे याद आया कि किस प्रकार कुछ दिनों पहले उनकी बूढ़ी गाय लक्ष्मी को घर से बाहर निकाल दिया गया था और बेच दिया गया था। ना 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 नहीं, वह अत्यधिक भय से चीखी और पिता की पकड़ से अपना हाथ छुड़ा लिया। क्या हो गया तुम्हें? अरे मूर्ख, रामलाल चिल्लाए, मैं तुम्हें विद्यालय ही तो ले जा रहा हूँ। तब उन्होंने अपनी पत्नी से कहा, आज उसे कुछ ढंग के वस्त्र पहनाओ, अन्यथा शिक्षक और विद्यालय की अन्य लड़कियां हमारे बारे में क्या सोचेंगी जब वे उसे देखेंगी। भोली के लिए कभी भी नए कपड़े नहीं बनवाए गए थे। उसकी बहनों के पुराने कपड़े उसे दे दिए जाते थे। उसके कपड़ों की मरम्मत करने या धोने की कोई फिक्र नहीं करता था, परंतु आज वह भाग्यशाली थी कि एक साफ सुथरी पोशाक पाकर, जो कई बार धुलने के बाद सिकुड़ गई थी और जो चंपा को भी छोटी पड़ गई थी। उसे नहलाया गया, उसके सूखे उलझे हुए बालों में तेल लगाया गया। केवल तभी उसने विश्वास करना प्रारंभ किया कि उसे उसके घर से कोई बेहतर स्थान ले जाया जा रहा था। जब वे विद्यालय पहुँचे, बच्चे पहले से ही कक्षाओं में थे। रामलाल ने अपनी बेटी प्रधानाध्यापिका को सौंप दी। अकेली रह जाने पर बेचारी लड़की ने भयभीत आंखों से अपने चारों ओर देखा। वहाँ अनेक कमरे थे और प्रत्येक कमरे में उसकी जैसी लड़कियाँ चटाइयों पर बैठी पुस्तकें पढ़ रही थी या स्लेटों पर लिख रही थी। प्रधानाध्यापिका ने भोली से कहा कि कक्षा में एक कोने में बैठ जाओ।
भोली को यह ज्ञात नहीं था कि विद्यालय कैसा होता है और वहाँ क्या होता है, लेकिन वह लगभग अपनी आयु की बहुत सी लड़कियों को वहाँ उपस्थित देख खुश थी। उसे आशा थी कि उनमें से कोई लड़की उसकी सहेली बन जाएगी। शिक्षिका जो कक्षा में थी लड़कियों से कुछ कह रही थी, लेकिन भोली को कुछ समझ नहीं आया। उसने दीवार पर लगे चित्रों को देखा। रंगों ने उसको मोहित कर दिया। घोड़ा उसी घोड़े की भांति भूरा था जिस पर तहसीलदार साहब ने गांव का दौरा किया था। बकरी उसकी पड़ोसी बकरी की भांति काली थी। तोता उन्हीं तोतों की भांति हरा था जिससे उसने आम के बाग में देखा था, और गाय बिल्कुल उनकी लक्ष्मी के समान थी। और अचानक भोली ने देखा कि शिक्षिका मुस्कुराते हुए उसके पास आकर खड़ी हो गई थी। तुम्हारा नाम क्या है नन्ही बच्ची? भो 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 वह हकलाने के कारण आगे नहीं बोल सकी। फिर उसने रोना शुरू कर दिया और उसकी आंखों से आंसू विवश बाढ़ की भांति बह निकले। वह सिर नीचे किए हुए कोने में बैठी रही। उसे पता था कि लड़कियां उस पर अब भी हंस रही थी। उनकी ओर दोबारा वह देख नहीं पाई। जब स्कूल की घंटी बजी, सभी लड़कियां छोटे छोटे तेज कदमों से कक्षा से बाहर बढ़ गई, परंतु भोली की हिम्मत अपने कोने को छोड़ने की नहीं हुई। अपना सिर अब भी नीचे किए हुए वह सिसकती रही। भोली! अध्यापिका का स्वर इतना नरम और शांतिदायक था। अपने संपूर्ण जीवन में कभी भी उसे इस प्रकार संबोधित नहीं किया गया था। उनके इन शब्दों ने उसका हृदय छू लिया। खड़ी हो जाओ, शिक्षिका ने कहा। यह एक आदेश नहीं था, वरन महज एक मैत्रीपूर्ण सुझाव था। भोली खड़ी हो गई। अब मुझे अपना नाम बताओ। उसके पूरे शरीर पर पसीना आ गया। क्या उसकी हकलाती हुई ज़बान फिर से उसे लज्जित कर देगी? फिर भी उसने इस दयालु महिला के लिए एक प्रयास करने का निर्णय लिया। उसकी आवाज़ कितनी शांतिदायक थी। वह उस पर नहीं हंसेगी। भ भ भो भो उसने हकलाना शुरू कर दिया। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। शिक्षिका ने उसकी हिम्मत बढ़ाई। आओ, अब पूरा नाम बताओ। भोली। अंत में वह कहने में समर्थ हुई और उसने चिंता मुक्त महसूस किया कि जैसे कि उसने कोई महान उपलब्धि हासिल कर ली हो। बहुत अच्छा। शिक्षिका ने उसे स्नेहपूर्वक थपथपाया और कहा, अपने दिल से डर भगा दो और तुम सभी की तरह बोलने में सक्षम हो जाओगी। भोली ने मानो यह पूछने के लिए ऊपर की ओर देखा। सचमुच? हाँ हाँ, यह बहुत आसान होगा। केवल तुम प्रतिदिन स्कूल आया करो। क्या तुम आओगी? भोली ने स्वीकृति में सर हिला दिया। नहीं, ज़ोर से बोलो। हाँ। और भोली स्वयं आश्चर्यचकित हो गई कि वह यह बोलने में समर्थ हो गई थी। क्या मैंने तुम्हें बताया नहीं था? अब यह पुस्तक ले लो। पुस्तक सुंदर चित्रों से भरी हुई थी और चित्र रंगीन थे। कुत्ता, बिल्ली, बकरी, घोड़ा, तोता, शेर और बिल्कुल लक्ष्मी जैसी गाय, सब कुछ थी उस पुस्तक में। और प्रत्येक तस्वीर के साथ एक शब्द मोटे काले अक्षरों में लिखा था। 1 महीने में तुम इस पुस्तक को पढ़ने में समर्थ हो जाओगी। फिर मैं तुम्हें इससे बड़ी पुस्तक दूंगी और उसके बाद उससे भी बड़ी पुस्तक दूंगी। समय आने पर तुम गांव में अन्य सभी की तुलना में अधिक शिक्षित हो जाओगी। तब कोई व्यक्ति कभी भी तुम पर हंस नहीं सकेगा। लोग तुम्हें सम्मान से सुना करेंगे और तुम बिना हकलाए बोल सकोगी, समझी? अब घर जाओ और कल सुबह जल्दी वापस आ जाना। भोली ने महसूस किया मानो एकाएक गांव के मंदिरों में सभी घंटियां बज रही थीं और विद्यालय भवन के सामने वाले वृक्ष बड़े बड़े लाल फूलों में खिल गए थे। उसका हृदय एक नई आशा और एक नए जीवन के साथ धड़क रहा था। इस प्रकार वर्षों बीत गए। गांव छोटा कस्बा बन गया। छोटी प्राथमिक पाठशाला उच्च विद्यालय बन गई। अब वहाँ टीन के शेड के नीचे एक सिनेमा घर और एक रुई धुनने की मिल थी। उनके रेलवे स्टेशन पर डाक गाड़ी ने रुकना प्रारंभ कर दिया। एक रात भोजन के उपरांत रामलाल ने अपनी पत्नी से कहा, तो क्या मैं विशंबर का विवाह प्रस्ताव स्वीकार कर लूं? हाँ, क्यों नहीं, उसकी पत्नी बोली।
ऐसे अमीर दूल्हे को पाकर भोली भाग्यशाली होगी। एक बड़ी दुकान, अपना मकान और मैंने सुना है बैंक में कई हजार जमा हैं। इसके अलावा वह कोई दहेज भी नहीं मांग रहा है। वह तो ठीक है, परंतु इतना जवान नहीं रहा। तुम जानती हो वह लगभग मेरी उम्र का है और लंगड़ाता भी है। उसके अलावा उसकी पत्नी के बच्चे भी काफ़ी बड़े हो चुके हैं। तो इससे क्या फ़र्क पड़ता है? उसकी पत्नी ने उत्तर दिया, 45 या 50 पुरुषों के लिए कोई अधिक आयु नहीं है। हम भाग्यशाली है कि वह दूसरे गांव का है और उसके चेचक के दागों और उसकी समझ की कमी के बारे में नहीं जानता है। यदि हम इस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं करते हैं तो वह जीवन भर अविवाहित रहेगी। हाँ, लेकिन मैं यह जानने को उत्सुक हूँ कि भोली क्या कहेगी। वह मूर्ख क्या कहेगी? वह एक मूक गाय के समान है। शायद तुम सही हो, रामलाल बड़बड़ाया। आंगन के दूसरे कोने में भोली जागी हुई अपनी चारपाई के ऊपर लेटी हुई माता पिता की कानाफूसी वाली बातचीत सुन रही थी। बिशंबर एक समृद्ध पंसारी था। वह विवाह के लिए मित्रों और रिश्तेदारों की एक बड़ी बारात लेकर आया। बारात के आगे आगे पीतल के वाद्य यंत्रों का एक बैंड एक भारतीय चलचित्र की लोकप्रिय धुन बजाता हुआ चल रहा था। दूल्हा एक सजे हुए घोड़े पर सवार था। इतनी तड़क भड़क और शान देखकर रामलाल आनंद विभोर हो गया। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि उसकी चौथी बेटी का विवाह इतनी धूमधाम से होगा। इस अवसर पर आई हुई भोली की बड़ी बहनें उसके भाग्य से जलने लगी। जब शुभ घड़ी आई, पुजारी ने कहा, दुल्हन को लाओ। लाल रेशमी साड़ी पहने हुए भोली पवित्र अग्नि के पास दुल्हन के स्थान पर लाई गई। दुल्हन को माला पहना दो, बिशंबर नाथ के एक मित्र ने उसे याद दिलाया। दूल्हे ने पीले गेंदे के फूलों का हार ऊपर उठाया। एक महिला ने दुल्हन के चेहरे से घूंघट पीछे सरका दिया। बिशंबर नाथ ने शीघ्रता से एक उड़ती नज़र से देखा। माला उसके हाथों में ही ठहर गई। दुल्हन ने धीरे से घूंघट अपने चेहरे पर नीचे की ओर खींच लिया। क्या तुमने उसे देखा? बिशंबर ने बगल में खड़े मित्र से पूछा। उसके चेहरे पर चेचक के दाग है। तो क्या हुआ? आप भी तो जवान नहीं हैं, उसके मित्र ने कहा। हो सकता है, लेकिन यदि मेरा विवाह होगा तो उसके पिता को मुझे 5,000 रुपये अवश्य देने होंगे। रामलाल गया और अपनी पगड़ी, अपनी प्रतिष्ठा बिशंबर के पैरों पर रख दी। मुझे इस तरह अपमानित मत करिए। 2,000 रुपये ले लीजिए। नहीं नहीं, 5,000, या हम वापस चले जाएंगे। अपनी बेटी को रख लो। कृपया थोड़ा संवेदनशील बनिए। यदि आप वापस चले जाएंगे तो मैं गांव में मुंह दिखलाने लायक नहीं रहूँगा। तो निकालो 5,000, बिशंबर ने कहा। चेहरे पर आंखों से आंसू बहाते हुए रामलाल अंदर गया, तिजोरी खोली, नोट एक एक करके धीरे धीरे गिने। उसने दूल्हे के चरणों पर बंडल रख दिया। बिशंबर के लालची चेहरे पर विजय की एक मुस्कुराहट आ गई। उसने जुआ खेला था और बाजी जीत ली। मुझे माला दो, बिशंबर ने कहा। उसने घोषणा की। एक बार फिर दुल्हन के चेहरे से घूंघट पीछे सरकाया गया, लेकिन इस बार उसकी आंखें नीचे झुकी हुई नहीं थी। वह ऊपर देख रही थी, अपने भावी पति को सीधे देख रही थी और उसकी आंखों में ना क्रोध था ना घृणा, सिर्फ तिरस्कार था। बिशंबर ने दुल्हन की गले में डालने के लिए माला उठाई, लेकिन वह वैसा कर पाता उससे पहले बिजली की रेखा की तरह उसका हाथ बाहर की तरफ निकला और माला आग में फेंक दी गई। वह उठ खड़ी हुई और उसने घूंघट उतार फेंका। पिताजी, भोली स्पष्ट ऊंची आवाज़ में बोली, और उसके पिता, माता, बहनें, भाई, रिश्तेदार और पड़ोसी थोड़ी सी भी हकलाहट के बिना बोलते देख उसे सुनकर हैरान हो चुके थे। पिताजी, अपना पैसा वापस ले लीजिए। मैं इस व्यक्ति से विवाह नहीं करने जा रही। अतिथि कानाफूसी करने लगे कि कितनी बेशर्म, कितनी कुरूप लड़की है ये। भोली, क्या तू पागल है? रामलाल चीखा। तू अपने परिवार की बदनामी कराना चाहती है? हमारी इज्जत का थोड़ा तो लिहाज कर। आपकी इज्जत की खातिर, भोली ने कहा, मैं इस लंगड़े बूढ़े व्यक्ति से विवाह करने के लिए तैयार हो गई थी,
लेकिन मुझे अपने पति के रूप में ऐसी संकोचित मनोवृत्ति वाला लालची और घृणित कायर नहीं चाहिए। मैं नहीं करूँगी, नहीं करूँगी, नहीं करूँगी। कितनी निर्लज लड़की है। हम सब ने सोचा था वह एक सीधी सादी गूंगी गाय है। भोली बूढ़ी महिला की ओर उग्रता से मुड़ी। हाँ चाची, तुम सही हो। आप सब ने सोचा था मैं बेजुबान गाय हूँ, इस कारण आप मुझे इस क्रूर व्यक्ति को सौंप देना चाहती थी, किंतु अब यह मूक गाय हकलाने वाली मूर्ख बोल रही है। क्या आप और सुनना चाहती हैं? विशंबर नाथ पंसारी ने बारात के साथ वापस जाना प्रारंभ कर दिया। चकराए हुए बैंड वालों ने सोचा कि अनुष्ठान विवाह संपन्न हो चुका है, इसलिए उन्होंने विदाई गीत बजाना शुरू कर दिया। रामलाल जमीन पे गड़ा हुआ खड़ा रह गया। उसका सिर दुख और लज्जा से के बोझ तले झुक गया था। पवित्र अग्नि की लपटें धीमे धीमे बूझ गई थी। सभी जा चुके थे। रामलाल भोली की ओर मुड़ा और बोला, परंतु तेरा क्या होगा? अब तुझसे कोई कभी विवाह नहीं करेगा। हम तेरे लिए क्या करेंगे? और सुलेखा शांत और स्थिर आवाज़ में बोली, आप चिंता ना करें पिताजी, आपकी वृद्धावस्था में मैं आपकी और माताजी की सेवा करूंगी और मैं उसी विद्यालय में पढ़ाया करूंगी जहां मैंने इतना कुछ सीखा। क्या ये ठीक नहीं है मैडम? अध्यापिका इस दौरान नाटक देखते हुए एक कोने में खड़ी थी। हाँ बोली, निसंदेह, उसने उत्तर दिया और उसकी मुस्कुराती हुई आंखों में गहरी संतुष्टि की रोशनी थी, जो एक कलाकार उस समय महसूस करता है जब वह अपनी सर्वश्रेष्ठ कलाकृति के समापन का विचार करता है। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि अगर एक बच्चे को प्रॉपर इमोशनल सपोर्ट भी दिया जाए तो बच्चे में सेल्फ कॉन्फिडेंस रहता है, जो भोली के माता पिता ने कभी उसे नहीं दिया। परंतु जब भोली की टीचर उससे प्यार से बात करती है, उसे समझती है, तो भोली में सेल्फ कॉन्फिडेंस बनने लगता है। दूसरी सीख यही मिलती है कि शिक्षा बहुत ज़रूरी है। शिक्षा के दम पर ही भोली अपना स्टैंड ले पाती है और दहेज के खिलाफ आवाज़ उठाती है। आपको ये कहानी कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।